तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जिसके अंदर आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनकी परिभाषाएं पूरा डिटेल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो बस आपसे इतना निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, अंत तक वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार। हम पढ़ेंगे संख्याएं। तो दोस्तों संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। दूसरी होती है हमारी काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम काल्पनिक संख्याएं यानी अवास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों काल्पनिक संख्याओं का अस्तित्व नहीं है, इनको मान सकते हैं कि ये संख्या है लेकिन इनका अस्तित्व नहीं है। ये एक प्रकार से आभासी संख्याएं हैं यानी अवास्तविक संख्याएं हैं। जैसे रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर सभी ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्याएं कहलाती है काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। इनका कोई मान नहीं होता है दोस्तों, और न ये मौजूद है, इनको हम एक प्रकार से मान सकते हैं, इनका अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार रूट के अंदर सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। तो हम इसके अंदर लिखेंगे काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे रूट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर सभी ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह वाली संख्याएं। तो इस प्रकार दोस्तों रूट के अंदर जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती है वो संख्याएं कहलाती है काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, जैसे रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -16, इस प्रकार etc। तो इस प्रकार रूट के अंदर जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती है सभी संख्याएं काल्पनिक यानी अवास्तविक संख्याएं होती है। इसके अलावा दोस्तों अवास्तविक संख्याओं या काल्पनिक संख्याओं को आयोटा के रूप में भी दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये होता है आयोटा, इसे आई की तरह दर्शाते हैं इसको। और आयोटा का मान होता है -1, आयोटा का मान होता है -1, सॉरी रूट के अंदर -1, आयोटा का मान होता है रूट के अंदर -1। इस प्रकार रूट 5 को हम लिख सकते हैं, रूट 5 को दोस्तों हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 गुणा रूट के अंदर -1। रूट 5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं रूट 5 गुणा रूट -1, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 और -1 रूट के अंदर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुणा -1 यानी -5। और रूट -1 का मान होता है आयोटा, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट 5 आयोटा। तो इस प्रकार रूट के अंदर -5 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 आयोटा। तो इस प्रकार दोस्तों आयोटा का मान होता है रूट के अंदर -1। तो काल्पनिक संख्याओं या अवास्तविक संख्याओं को हम आयोटा के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गई हमारी काल्पनिक यानी अवास्तविक संख्याएं। तो इस प्रकार दोस्तों काल्पनिक संख्याएं यानी अवास्तविक संख्याएं हमने पढ़ ली कि रूट के अंदर सभी ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह वाली सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं यानी अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका अस्तित्व नहीं है,
इनको मान सकते हैं, लेकिन इनका कोई मान नहीं होता है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इस प्रकार से इनको अवास्तविक या काल्पनिक संख्या के रूप में हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार ये होती है हमारी अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। अब पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली हमारी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। अब दोस्तों वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा क्यों या अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बट्टा हर यानी p बट्टा क्यों, जहां पर ये विशेष बात है, जहां पर p क्यों कोई पूर्णांक है तथा क्यों का मान बराबर नहीं हो सकता जीरो के, यानी क्यों का मान जीरो नहीं रख सकते। तो दोस्तों इस प्रकार ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा क्यों, जहां पर p और क्यों कोई पूर्णांक संख्याएं हैं और क्यों का मान जीरो नहीं ले सकते, जिन्हें p बट्टा क्यों के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इस प्रकार दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा क्यों के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, जहां पर p और क्यों कोई पूर्णांक है और क्यों का मान जीरो नहीं ले सकते। अब दोस्तों अपरिमेय संख्या होती कौन सी है? जैसे दोस्तों इसके लिए विशेष पहचान होती है। पहचान ये है कि रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है कि वे संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार दोस्तों वे संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके उदाहरण में लिखेंगे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे रूट के अंदर 2 एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर 3 एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर 5 एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर 7 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार मेरे कहने का मतलब है कि रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, और रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 और रूट 7 ये सभी एक अपरिमेय संख्या हैं। अब हमारा प्रश्न ये आता है कि रूट 6 कैसी संख्या है? तो दोस्तों हम रूट 6 को लिख सकते हैं रूट के अंदर जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और रूट के अंदर 2 गुणा 3 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 3। अब दोस्तों हम जानते हैं कि रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार रूट 6 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि रूट 2 गुणा रूट 2, तो ये एक ऐसी संख्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुणा 2, और हम जानते हैं कि रूट के अंदर एक जैसी संख्याओं का कोई जोड़ा बन जाता है तो उसमें से एक अंक डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो इसका मान होता है 2। तो इस प्रकार 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार दोस्तों अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटा क्यों यानी
अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पर p क्यों कोई पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं ले सकते। तो इस प्रकार ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, यानी रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा उदाहरण के रूप में कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे रूट के अंदर 2, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके प्लस में कुछ भी जोड़ दें जैसे 4, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या बनेगी। इसके अलावा रूट के अंदर 7 + 2, ये भी एक अभाज्य संख्या बनेगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि √2 अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं कि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि दोस्तों जब √2 का मान निकाला जाता है तो √2 का मान आता है हमारे पास, √2 का जो मान होता है वो होता है 1.4142, इस प्रकार चलता जाता है, ये यहाँ पर आगे रुकेगा नहीं, इस प्रकार चलता जाएगा। और यहाँ पर कोई पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, यहाँ पर 4 1 4 2 इस प्रकार चलता रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसे हम p/q यानी अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका कोई मान फिक्स तो है नहीं। तो इस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार √3, तो √3 का जब मान निकालते हैं तो 1.7713 इस प्रकार कुछ आता है, और ये चलता जाता है आगे, तो इसका भी मान आगे रुकेगा नहीं, तो ये चलता जाएगा। तो √3 को अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि कोई संख्या इस प्रकार आ जाए, जैसे 1.2222 इस प्रकार पुनरावृत्ति हो, तो दोस्तों ये एक परिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यहाँ पर नए अंक आते जा रहे हैं और संख्याएं बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी हमारी अपरिमेय संख्या की परिभाषा, कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q यानी अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। अपरिमेय संख्या की पहली पहचान ये होती है कि रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, और इस प्रकार अभाज्य संख्या के अंदर कोई संख्या जोड़ते हैं तो वो भी एक अपरिमेय संख्या बनती है। इसके अलावा दशमलव में बात करें तो अगर कोई संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो वो परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अगर संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। और अगर इस प्रकार हो जाता है 1.21212 तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 1 की पुनरावृत्ति हो रही है वापस, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब है कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद तब तो वो परिमेय संख्या है, अन्यथा वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी हमारी अपरिमेय संख्या की परिभाषा। अब सीखेंगे हम परिमेय संख्याएं कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। तो इसके अंदर परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q, जहाँ पर p/q कोई पूर्णांक है तथा q का मान बराबर नहीं है 0 के, यानी q का मान 0 नहीं रख सकते, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं कई प्रकार की होती है, जैसे पहली लेते हैं हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है दोस्तों कि 1 से लेकर अनंत तक धनात्मक सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1 से लेकर, इसके अंदर 0 शामिल नहीं है, 1 2 3 इस प्रकार अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1 से लेकर अनंत तक, धनात्मक अनंत तक, इसके अंदर ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं है और नए दशमलव वाली संख्याएं शामिल है। सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्याएं इसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर 0 शामिल नहीं है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती है 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं।
इसके अंदर जीरो शामिल नहीं है, बस इसके अंदर जीरो शामिल हो चुका है। तो इस प्रकार प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक के अंदर आती है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सभी संख्याएं। यानी कहने का मतलब है कि पूर्णांक के अंदर जीरो भी शामिल है, माइनस वाली संख्याएं भी शामिल है, प्लस वाली संख्याएं भी शामिल है, बस दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p बट्टा क्यू यानी s बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p q कोई पूर्णांक संख्याएं हैं, q का मान जीरो नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार परिमेय संख्याओं को कुछ इस प्रकार डिवाइड किया है प्राकृत पूर्ण पूर्णांक के अंदर। तो दोस्तों इन संख्याओं के अंदर तो दशमलव वाली संख्याएं नहीं आई है, तो दशमलव वाली संख्याओं को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अलावा जितने भी p बट्टा क्यू यानी अंश बट्टा हर वाली संख्याएं जितनी भी बच जाती है, जिन संख्याओं को हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याओं के अंदर आ जाती है। इसके अलावा हम लिखेंगे 4 नंबर कि p बट्टा क्यू वाली सभी संख्याएं p बट्टा क्यू वाली सभी संख्याएं। तो इस प्रकार वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बट्टा हर यानी p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं बच जाती है दशमलव वाली, जिनको हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। यानी कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर और काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं बच जाती है वो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पढ़ा आज की वीडियो के अंदर संख्याएं जो दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। और वास्तविक के अंदर हमने पढ़ा परिमेय और अपरिमेय। और काल्पनिक संख्याएं वे होती है कि रूट के अंदर सभी माइनस वाली सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। उसके अलावा परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिन्हें p बट्टा क्यू यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p क्यू कोई पूर्णांक है, q का मान जीरो नहीं ले सकते। अगर हम q का मान जीरो लेंगे, जैसे p बट्टा क्यू के रूप में लिखते हैं 5 बट्टा जीरो, तो इसका मान हो जाएगा अनंत, जो कि परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर q का मान जीरो नहीं ले सकते। इसके अलावा जितनी संख्याएं बच जाती है p बट्टा क्यू वाली वो होती है परिमेय। इसके अलावा अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम अंश बट्टा हर यानी p बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 √5। अब हम देखते हैं कि √2 अपरिमेय कैसे है। तो वो एक उदाहरण तो मैंने आपको बताया कि √2 का जब मान निकालते हैं तो 1.4142 इस प्रकार आता है और चलता जाता है दशमलव के अंदर आगे। तो इसका मान फिक्स नहीं होता, तो इसको p बट्टा क्यू अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते। इसके अलावा हम इसको अंश बट्टा हर के रूप में लिख कर देखते हैं, तो हम जानते हैं कि √2 बट्टा 1 इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के अंदर 1 का भाग लगाते हैं तो वापस वही संख्या आती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि √2 को हम √2 बट्टा 1 लिख सकते हैं। अब हमारे दिमाग में प्रश्न ये आता है कि ये तो एक यहाँ पर परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इसको p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब p बट्टा क्यू के रूप में लिखते हैं तो p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, लेकिन √2 एक पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।